हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसको 15 मिनट्स में करने वाले हैं। एक ओवरव्यू हो जाएगा, एक क्विक रिवीजन हो जाएगी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज की, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, क्या कुछ ये कहना चाहता है। और इस लेक्चर के बढ़िया वाले नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और आपको सभी चैप्टर्स के बढ़िया डिटेल्ड शॉर्ट डिजिटल नोट्स इस तरह से वो आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट chemistryguruji.com पर। प्रीमियम नोट्स मिल जाएंगे डाउनलोडेबल फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहली बात तो यही है कि हमें एटम के स्ट्रक्चर की स्टडी क्यों करनी है, सो दैट कि हम विजुलाइज कर सकें एटम का इंटीरियर, है ना। और भैया अच्छे से पढ़ पाएं कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, किस तरह से वो रिएक्शन करेगा, और भी बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ पाएं। आप लोगों ने एक शॉर्टकट कभी ना कभी जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं सुना देता हूं, इत्थे पाजी नच दे, है ना। अच्छा, सबसे पहली बात एटम। एटम जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ वर्ड है। एटम का मतलब होता है ए मतलब नॉन, और टोमियो मीन्स होता है कटेबल, जिसको काटा नहीं जा सकता। लाइक अगर ये वायर है, इसको मैं कट करता चलूं तो एंड में एक ऐसी स्टेज आएगी जब मैं इसको फर्दर कट नहीं कर सकता, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं एटम। और ये बात हमारे एक महर्षि थे, महर्षि कणादी ने बोली थी, और अंग्रेजों में बात करें तो डाल्टन ने ये बात बोली थी। बट जैसे जैसे साइंस ने आगे प्रोग्रेस की, ये बात गलत प्रूव होने लगी और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता चला, एटम के भी छोटे पार्टिकल्स के बारे में पता चला। आप सबको पता होगा कि एटम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके आउटर शेल में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एक शॉर्टकट और होता है इत्थे पाजी नच दे, या इत्थे पाजी नच दे। ई पी एन, ई बोले तो इलेक्ट्रॉन, पी बोले तो प्रोटॉन, एन मीन्स न्यूट्रॉन, है ना। और थ का मतलब क्या होता है बेटा, थ मीन्स होता है थॉमसन, जी मतलब होता है गोल्डस्टीन, और च मतलब होता है चैडविक। अब ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और ये उनके डिस्कवरर हैं जो एक्सपेरिमेंट किया था। बाकी इसको कई जगह पर ईंट पर नाच भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, माना जाता है कि उन्होंने गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट किया था, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता होगा, एटॉमिक नंबर किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। और मास नंबर क्या होता है बेटा, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम करके आता है। किसी भी एलिमेंट को अगर हम दिखाएं तो इस तरह से आप लोग दिखा सकते हो, ए टू जेड। ए का मतलब क्या होता है ऊपर, इसका मतलब होता है मास, और इसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर। क्लियर है बेटा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था, और कैथोड रे किसको कहा जाता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को, और यही एक्सपेरिमेंट किया था थॉमसन ने। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, ये याद रखिए, कई न्यूमेरिकल्स में काम आता है, -1.6 10 की पावर -19 कूलम। और सेम इतना ही चार्ज प्रोटॉन पर भी होता है, +1.6 10 की पावर -19 कूलम। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव नेचर का होता है, और प्रोटॉन पॉजिटिव नेचर का होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो होता है 9.1 × 10 की पावर -31 kg, नेग्लिजिबल मास बोला जाता है इसको। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, 1.65 10 की पावर -27 kg, ये -1.675 10 की पावर -27 kg, है ना। और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और अगर मास में कंपेयर किया जाए तो प्रोटॉन से थोड़ा सा हैवी होता है न्यूट्रॉन, है ना। यहां पर 672 होता है, ये 675 होता है। आगे मूव करते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप किसे कहा जाता है बेटा, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या होता है, मास नंबर। आइसोबार्स, आइसो का मतलब होता है सेम, बार्स क्या होगा, जिसमें सेम मास हो, है ना। आइसोटोन जिसमें सेम न्यूट्रॉन्स हो, आइसो इलेक्ट्रॉन जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। बाकी डिफरेंट क्या होता है इनमें, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं इन तीनों में। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, विच हैव सेम आइसोटोपिक नंबर। और आइसोटोपिक नंबर आप कैसे निकाल सकते हो बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर दीजिए तो आपका आइसोटोपिक नंबर निकल के आ जाएगा, और जिनका आइसोटोपिक नंबर सेम होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोडाइफर्स। इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। सबसे पहले थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था, है ना, जिसे हम प्लम पडिंग मॉडल बोलते हैं या फिर वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम बोला जाता है। यह मॉडल क्या बोलता है कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, जैसे कि सीड्स धसे होते हैं इन वाटरमेलन, है ना। पूरा एटम क्या है, एक वाटरमेलन की तरह है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसमें छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज सीड्स हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है ना। और यहां से हमें साइज ऑफ एटम पता चला था, साइज ऑफ एटम बता दिया गया था, वो कितना था भाई, 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। ये रेडियस ऑफ एटम की बात अगर हम करें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एक अल्फा गन ली थी जिसमें से अल्फा रेज निकलती हैं, और वो अल्ट्रा थिन गोल्ड फॉइल पे टकराई थी, और ये कुछ ऑब्जर्व हुआ था क्या, कि मोस्टली जो रेज है उसमें से स्ट्रेट पास हो गई, कुछ रेज ने डिफ्लेक्शन शो की, कुछ रेज ऐसी थी जो बाउंस बैक की, क्योंकि मैक्सिमम रेज सीधी पास हो गई, इट मींस मैक्सिमम स्पेस उधर वैकेंट है। कुछ रेज ने डिफ्लेक्शन शो की। अल्फा रेज पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट तभी हो सकता है जब उसको सामने भी पॉजिटिव चार्ज मिले। बहुत कम अल्फा रेज, 20,000 में
से कोई एक अल्फा रे ऐसी होती थी जो बाउंस बैक करती थी, इट मीन जो पॉजिटिव स्पेस है वो बहुत कम है, बहुत छोटा है। अगर मैं यहां से बात करूं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की, वो रेडियस ऑफ एटम था, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है बेटा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास होता है 10 की पावर -15 मीटर, है ना। आगे मूव करते हैं। इसके ड्रॉबैक क्या था भाई, ये स्टेबिलिटी नहीं बता पाया है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन की। देखो अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और जब उसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो इन दी एंड वो जाके किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ जाके कोलैप्स कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी और एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया था। इसके बारे में हमारे बोहर दादा ने हमें। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। देखिए यार कोई भी जो सोर्स होता है, कोई भी एनर्जी का सोर्स, उसमें से जो एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, वो निकलती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और इनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी बोल सकते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नाम से क्लियर है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स होंगे, और ये ऑस्किलेट करेंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लाइक ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं, ये क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे पानी की लहर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर आपने सांप चलता हुआ देखा हो वो मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे मेंढक है, मेंढक जो फुदकता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो सांप चल रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड है। और ये क्या, देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कोई भी वेव जो होती है उसके अपर पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, और उसके डाउनवर्ड वाले पोर्शन को बोलते हैं ट्रफ। जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ हो जाता है तो इसे बोला जाता है एक वेव, है ना। और दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और कितने नंबर ऑफ वेव्स पास करती हैं थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, इसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। नाम सुना होगा आप लोगों ने, आप सुन रहे हैं 91.9 एफएम रेडियो मंत्रा, हमारे जमाने की बात कर रहा हूं, और दिल्ली में एक मतलब 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। फ्रीक्वेंसी मीटर होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। जैसे मैं आपको बोलता हूं ये जो वेव है, ठीक है, और ये जो वेव है, अब किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली ये बड़ी वेव है, इसकी कम वेव पास होंगी, इसकी ज्यादा वेव पास हो जाएंगी। एक बेस्ट फॉर्मूला है जिससे मोस्टली न्यूमेरिकल बन जाते हैं, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेवलेंथ, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। हर एक जो ईएम वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, वो सेम स्पीड से ट्रैवल करती है, और उनकी स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3.0 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो चलती है। वेव नंबर अगर आपको कभी निकालना है, न्यू बार इज 1 बाय लैम्डा। आगे मूव करते हैं दादा, हमारे पास है बोहर मॉडल ऑफ एटम। अब बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या है भाई, हम ऑलरेडी 2 मॉडल पढ़ चुके हैं। बोहर दादा ने सिंपल से बात की कि न्यूक्लियस के अराउंड में फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, है ना, इनकी फिक्स एनर्जी होती है, और इनमें ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिवॉल्व करते हैं, और जब वो रिवॉल्व करते हैं तो उनकी एनर्जी कम नहीं होती। जबकि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या बात थी कि एनर्जी कम होती जा रही, तो धीरे 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 इन द एंड वो जाके न्यूक्लियस से कोलैप्स कर जाएगा। बट इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में शेल्स हैं जिनकी एनर्जी फिक्स है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रॉन्स को हायर ऑर्बिट में जाना है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और अगर किसी को हायर से लोअर में आना है तो वहां से एनर्जी का एमिशन होगा, एमिट होगी। अगर कभी भी आपको बोहर किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है Rn = n² / g a0। n का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिट, कोई भी हो सकता है। Z इज एटॉमिक नंबर, a0 मतलब बोहर रेडियस जिसकी वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर। अगर आपको कभी भी एनर्जी निकालनी है किसी भी ऑर्बिट की, ये होती है -2.18 × 10 की पावर -18 z²/n²। एंगुलर मोमेंटम निकालना है, mvr = nh/2π। इसके बाद वेलोसिटी निकालनी है 2.19 × 10 की पावर 6 zn, है ना, यहाँ पर भी z²/n² था, यहाँ पर zn है। और अगर आपको कभी स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन, इसका फॉर्मूला होता है ΔN इंटू में ΔN + 1/2। अब ΔN कैसे निकलेगा, n2 - n1। n2 - n1 का मतलब क्या है कि किस हायर ऑर्बिट से किस लोअर ऑर्बिट के अंदर आया है। मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में आया है, तो वहां पर ΔN क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ये फॉर्मूला जैसे से याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो उसकी एनर्जी 0 होती है ना। और जैसे जैसे नीचे आते हैं एनर्जी कम होती जाती है। इसी वजह से इन्फिनिटी से अगर लोअर लेवल पे आ रहा है तो सबकी एनर्जी हम नेगेटिव लेके चलते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो यहां पर आपको वेव नंबर निकालना होता है, और वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, ये RH की वैल्यू होती है, RH इज रिडबर्ग कांस्टेंट 109677 1/n1² - 1/n2 का स्क्वायर। क्लियर है। और n2 की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है n1 से। n2 बोला जाता है बड़े वाली शेल को, n1 बोला जाता है छोटे वाली शेल को। और सीरीज की बात करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, मैंने इसको एक ट्रिक से याद रख किया हुआ है। उस टाइम तक मेरी शादी नहीं हुई थी, बच्चों ने ये ट्रिक बनाई थी, मतलब 1947 से भी पहले की ट्रिक है ये। लाएंगे बारात परसों, लाएंगे बारात परसों भारत पंचाल की, है ना, लाएंगे बारात परसों भारत पंचाल की। क्या मतलब हुआ, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफन सीरीज। और पंचाल की हम भी कर सकते हो, हम का मतलब यहाँ पर एक और सीरीज आ जाती है जिसे हमफ्रे सीरीज बोल देते हैं। ठीक है, इसके बारे में जनरली पढ़ा नहीं जाता।
क्लियर है बेटा? करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर क्या होता है भैया? एक सेट होता है 4 नंबर्स का विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है शेल के बारे में, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है सबशेल के बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, और स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये सारे इंटर रिलेटेड है। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो आप एजीमुथल क्वांटम नंबर निकाल सकते हो, ये पता है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल सकते हो, ये पता है तो स्पिन क्वांटम नंबर आप लोग निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने, अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से, और स्पिन क्वांटम नंबर को एस से। इसकी वैल्यू होती है जैसे 1 के लिए के, 2 के लिए, है ना। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता होगा ना आपको, अगर शेल 1 है तो मतलब के की बात हो रही है, 2 है तो एल की बात हो रही है, 3 है तो एम की बात हो रही है, सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं एल की बात करूं, एल हमें सब शेल के बारे में बताता है, सब शेल भी का भी एक कंसेप्ट आया था। सब शेल एल की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो जाती है? 0 1 2 3 4, एस पी डी एफ जी, और इसके बाद एबीसीडी स्टार्ट होती है, एच आई जे के एल एम एन ओ, इस तरह से होता है। एल की जो वैल्यू होती है 0 से लेकर n-1 तक जाती है। एम की जो वैल्यू होती है हर एक एल के लिए -l टू +l तक होती है। स्पिन क्वांटम नंबर की हर एक एल के लिए +1/2 -1/2, इस तरह से होता है। आप +1/2 को क्लॉकवाइज मान सकते हो, -1/2 को एंटी क्लॉकवाइज, बाकी इसका कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब जैसे मैंने एन की वैल्यू 3 रख दी, तो एल की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेकर n-1 यानी कि 0 1, और n-1 यानी कि 2, 0 से स्टार्ट करके n-1 तक। 0 का मतलब ये s की बात हो रही है, 1 का मतलब ये p की बात हो रही है, 2 का मतलब ये d की बात हो रही है ना। और नंबर लगता है ये वाला, ये हो जाएगा 3s 3p 3d। m लिखो, m क्या लिखा जाएगा? -l टू +l, ये -0 से +0 यानी 0, ये -1 से +1 बीच में 0 भी आ जाएगा, -1 0 +1, -2 से +2 -2 +2 बीच में -1 0 +1, इस तरह से। 0 का मतलब यहाँ पर एक बॉक्स बनेगा और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कितने बॉक्स बनेंगे? ये ऑर्बिटल होते हैं 3, क्योंकि 3 नंबर है। यहाँ पर कितने बॉक्स बनेंगे? 5, बिकॉज यहाँ पर 5 नंबर है। इस तरह से होता है। आगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है भाई? रेडिएंट एनर्जी, जो रेडिएशंस की जो एनर्जी होती है वो कॉन्टिन्यूसली एमिट नहीं होती है, वो डिसकॉन्टिन्यूसली एमिट होती है, एक इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इन छोटे छोटे पैकेट्स को हम लोग बोलते हैं क्वांटा, या फिर लाइट के केस में इनको फोटोन बोल देते हैं, है ना। इनकी अगर मैं एनर्जी निकाल लूँ, E इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। न्यू को अगर हम करें c/λ। एच एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग प्लैंक कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आती है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकंड। और अगर आपको ये बात करें नंबर ऑफ रेडिएशंस के लिए अगर आपको निकालना है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन एच न्यू। एन हमेशा होल नंबर होगा, 1 2 3, 0 नहीं होगा उसमें, 1 2 3, इस तरह से होता है ना। अगर आपको कभी काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², और यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या होगा? एच न्यू माइनस न्यू नोट। न्यू नोट मतलब यहाँ पर क्या है? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जरूरत पड़ जाती है, ये आपको गिवन होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप लोग यूज कर सकते हो। आगे है डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या बोलती है कि कोई भी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसमें ड्यूअल नेचर होती है। ड्यूअल नेचर मतलब एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर, और उसके बाद अगर उसकी वेवलेंथ निकाल ले तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या बनेगा? h/mv, या लैम्डा इज h/p। उसके बाद है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर कोई भी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम या वेलोसिटी आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, मतलब क्या होगा? हल्की फुल्की उसमें अनसर्टेनिटी होगी ही होगी। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम, है ना। फॉर्मूला क्या होता है? ΔX m∆v h/4π, है ना। और m को इधर ले जाओ तो ΔX × ΔV इज h/4π m। ΔX मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ΔV का मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, m इज मास ऑफ द पार्टिकल एंड h हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट होता है। ऑर्बिटल किसे कहा जाता है? ऑर्बिटल इज द रीजन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है उसे ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अच्छा, आपको मैंने सबशेल बताई थी कौन कौन सी? S P D F। S की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, P की जो शेप होती है वो डंबल होती है, D की शेप जो होती है वो डबल डंबल होती है, F की शेप डिफ्यूज शेप कहा जाता है, इसमें आप टेट्रा डंबल बना सकते हो। S में मैक्स, वेरी नाइस, टेट्रा डंबल बनाया जा सकता है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, डी मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं। आगे ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
एनर्जी, ऑर्बिटल्स की जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है उसके अकॉर्डिंग ही आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो, ठीक है। अब ये किसकी एनर्जी ज़्यादा है ये हमें कैसे पता चलता है, इसके लिए एक रूल बना था विच इज नोन एज n प्लस एल रूल, है ना। जैसे आप सबको पता होगा एल की वैल्यू अगर 0 है तो मैं एस की बात कर रहा हूँ, 1 है तो मैं पी की बात कर रहा हूँ, 2 है तो मैं डी की बात कर रहा हूँ, 3 है तो मैं एफ की बात कर रहा हूँ, सो ऑन। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया आउट ऑफ 4s एंड 3d में से किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो आप इसमें 4, ये तो n की वैल्यू होती है और ये l, 4 प्लस 0 ये 3, और d के लिए l की वैल्यू कितनी है 2, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जब दोनों की एनर्जी सेम मैच कर जाती है, जैसे कि मैंने बोल दिया 3d एंड 4p, इसके लिए 3 और d के लिए l देखोगे तो 2 है, और 4p p के लिए देखोगे तो ये 1, इन दोनों की एनर्जी तो बराबर होगी। अगर कभी भी दो ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर हो जाती है उन केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा हो, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा मान ली जाती है, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास हर्ट्ज रूल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्कर ओनली व्हेन ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड। जैसे एक जगह पर हमारे पास p में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 6, उसके हाफ ऑर्बिटल बनते हैं 3 बनेंगे। अब आप सीधा पेयरिंग नहीं करवा सकते, पहले आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे और उसके बाद जब सबके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तब आप पेयरिंग करवा सकते हो। पोलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या बोलता है, एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। जैसे कि एक ऑर्बिटल है उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भर सकते, अगर आपको उसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो उसके बेस्ट है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल्स। ये बेटा जी इनके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का ऑर्डर है। इसको सिंपल याद रखने का ट्रिक है ये, स्वामी स्वामी, प्यारे स्वामी प्यारे स्वामी, डैशिंग प्यारे स्वामी डैशिंग प्यारे स्वामी, फुल डैशिंग प्यारे स्वामी फुल डैशिंग प्यारे स्वामी, ठीक है, ये इसका ऑर्डर है। अब एस एस हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पी हमारा सेकंड रो से स्टार्ट हो रहा है तो 2p 3p 4p 5p 6p 7p। डी हमारा 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3d 4d 5d 6d। एफ हमारा 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4f 5f। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देते हैं, है ना। जैसे कि हमारे पास बोरोन है, बोरोन में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे सबसे पहले 1s, एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम 2, 1s के बाद कौन आएगा 2s, 2s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2, 2s के बाद कौन आएगा 2p, p मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 6, बट इसका एटॉमिक नंबर 5 है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे कितने हैं 1। ये इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी, बाकी इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत ख्याल रखिए, कुछ भी डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।